हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस साइंस एंड एक्सप्लेन सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है दोस्तों डेंगू अलर्ट। अब डेंगू के बारे में आपने न्यूज़ में बहुत बार करंट अफेयर के आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जैसे कि ये एक आर्टिकल है कि डेंगू केस ऑन राइज इन बंगलुरु, सिविक कमिश्नर टेस्ट पॉजिटिव। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ जो है वो इस सीज़न में आती रहती है। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि पर्टिकुलरली मानसून सीज़न में ही डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं और बहुत सारी सिटीज़ में लाइक बंगलुरु बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हमें मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डेंगू बीमारी क्या होती है, कैसे फैलती है, कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स है, कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और डेंगू और मानसून इसका क्या रिलेशन है। साथ ही में मानसून के सीज़न में कौन सी एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने चाहिए। इस तरह के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस या टॉपिक पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वैसा ही एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले उस सैम्पल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिस्कस द रीजन फॉर रिसेंट सर्ज इन डेंगू केसेस ड्यूरिंग द मानसून सीजन। Highlight the measures that can be taken by individual and authorities to prevent and control the outbreak. अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि डेंगू का ट्रांसमिशन कैसे होता है, फैलता कैसे है और उसके लिए कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और अथॉरिटीज़ ने भी। अब ये जो पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है, उसकी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है, उसी को अभी हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, डेंगू को समझते हैं। तो दोस्तों, डेंगू जो है ये एक वायरल बीमारी है। इसे जो है, इसका दूसरा नाम जो है वो ब्रेकबोन फीवर भी है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटोज से फैलती है, यानी यहाँ पे मॉस्किटोज जो है ये वेक्टर का काम करते हैं। अब ये जो वायरस है, डेंगू वायरस जो है, इसके दोस्तों 4 टाइप्स आते हैं, जैसे डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। ऐसे इसके 4 डिफरेंट स्टेरियोटाइप्स है। अगर मान लीजिए किसी एक स्टेरियोटाइप का आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, पर ये इम्यूनिटी जो है वो अदर जो उसके स्टेरियोटाइप है उनके खिलाफ कोई प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड नहीं करती है। तो और अगर हमने प्रॉपर केयर नहीं ली तो सीवियर डेंगू कंडीशंस भी हो सकती है। अब इस डेंगू को फैलाने में मेजर रोल जो प्ले करता है, वो जो पर्टिकुलर मॉस्किटो है जो एज अ वेक्टर काम करता है, वो है दोस्तों एडीज। एडीज में भी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो एडीज इजिप्टी और एडीज अल्बोपिक्टस। एडीज इजिप्टी और एडीज अल्बोपिक्टस, ये जो मॉस्किटो की वैरायटी है, ये पर्टिकुलरली रोल प्ले करती है डेंगू के स्प्रेड में, जिसमें जो फीमेल है, अगर इन्फेक्टेड फीमेल ह्यूमंस को बाइट करती है तो उसके वजह से ये डिसीज जो है वो फैलती है। मान लीजिए कि जो फीमेल मॉस्किटो जो था एडीज इजिप्टी का, उसने अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर लिया तो उस फीमेल मॉस्किटो के बॉडी में वो जो वायरल है डेंगू का, वो मल्टीप्लाई होता है। और अगर उसी डेंगू फीमेल मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को अगर बाइट कर लिया तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है और बाद में उस पर्सन की बॉडी में वो वायरस मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे ये जो फीमेल एडीज इजिप्टी की मॉस्किटो है, ये डेंगू को फैलाने में मेजर रोल प्ले करती है, जहाँ पे हम लोग इसे कैरियर बोलते हैं, जो एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग से दूसरे हेल्दी पर्सन में इस डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करने का काम करती है। यानी दोस्तों, यहाँ पे डेंगू का जो वेक्टर जो है वो मॉस्किटो है, एडीज इजिप्टी है। अब डेंगू के सिम्टम्स कौन से होते हैं, तो दोस्तों डेंगू के सिम्टम्स जो होते हैं, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, सीवियर हेडेक होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, मसल और जॉइंट पेन होते हैं, वोमिटिंग है, नॉजिया है, सॉलन ग्लैंड्स है और रैशेस भी क्रिएट होते हैं। ये इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो क्रिएट होते हैं। और ये सिम्टम्स जो है दोस्तों, अगर उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बाइट हो जाती है तो उसके 4 से 10 दिन तक 4 से 10 दिन के बाद ये सिम्टम्स जो है वो अपीयर होना चालू होते हैं। और ये सिम्टम जो है वो पर्सन में कम से कम 2 से 10 दिनों तक के रहते हैं। तो मॉस्किटो बाइट होने के 4 से 10 दिनों के बाद पर्सन की इम्यूनिटी पे डिपेंड होता है। अगर हमने प्रोटेक्शन नहीं लिया तो सीवियर तरीके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सीवियर डेमो हेमियोरेजिक। डेंगू हेमियोरेजिक ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जिसमें दोस्तों ब्लड में जो प्लेटलेट का काउंट जो है, ब्लड में जो प्लेटलेट का काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग या शॉक या ऑर्गन फेलियर जैसी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है और रेयर केसेस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो उसकी सीवियर कंडीशन जो है वो थोड़ी डेंजरस होती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी सिम्टम्स आए तो यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जितने जल्दी उसे डायग्नोस कर ले उतना आप सीवियर डेंगू के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब इसकी टेस्ट कौन सी होती है?
अगर हमें टेस्ट करनी है तो कौन सी करनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए जो मार्केट में अभी टेस्ट जो अवेलेबल है, सबसे पहली टेस्ट जो है वो NS1 एंटीजन टेस्ट है। ये टेस्ट क्या करती है, तो हमारी बॉडी में जो वायरस का वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन है उसे चेक करने में हेल्प करती है। दूसरी जो मेथड आती है दोस्तों वो है PCR टेस्ट। PCR टेस्ट हमारी बॉडी में उस mRNA को, उस वायरल RNA को, डेंगू वायरस का जो RNA है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। उसके अलावा दोस्तों एक IgM एंटीबॉडी टेस्ट भी होती है जो सिम्टम के 4 से 5th डे में की जा सकती है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में आप कंप्लीट ब्लड का काउंट टेस्ट भी करा सकते हो, जिसमें आपको कितना परसेंट WBC है, कब कितना परसेंट RBC है, ये पता चल जाएगा। और डेंगू में दोस्तों याद रखिएगा, हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं, उनका काउंट जो है वो कम हो जाता है। करके आप इस रिपोर्ट को चेक करके अपने बॉडी में जो प्लेटलेट का काउंट है उसे भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक पैक्ड सेल वॉल्यूम करके भी टेस्ट होती है। ये टेस्ट क्या करती है? ये टेस्ट हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को चेक करती है। अगर हमारे ब्लड में RBC का काउंट बढ़ जाता है, इसका मतलब होता है कि विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, और उसका सोल्यूशन जो होता है कि आपको कंटिन्यूअसली खुद को डिहाइड्रेट या हाइड्रेट करते रहना होता है। तो विस्कोसिटी या डिहाइड्रेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट होती है। अब हमने कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं? तो दोस्तों डेंगू के खिलाफ हमारे पास कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक टारगेटेड मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। यहाँ जो सिम्टम्स जो है उन्हें हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द मेजर रोल जो प्ले करता है दोस्तों वो है हाइड्रेशन। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है और खुद को कंटिन्यूअसली हाइड्रेट रखना पड़ता है। पेन रिलीफ के लिए दोस्तों आप पैरासीटामोल जैसे मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, और मॉनिटरिंग जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। और ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे जो पपाया के लीव्स आते हैं, इनका जो जूस होता है, साथ ही दोस्तों बेसिल लीव्स होते हैं और ऑरेंज जूस होता है, इनका ड्रिंकिंग भी आपको आपकी बॉडी में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स काउंट जो है उसे बढ़ाने में हेल्प करता है। अब ये इसका मानसून के साथ क्या रिलेशन है, डेंगू का और मानसून का क्या रिलेशन है? तो दोस्तों जब मानसून आता है तो एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमिड हो जाता है, और वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो है ये डेंगू की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। साथ ही दोस्तों मानसून के वक्त क्या होता है, तो बहुत जगह पे वाटर जो है वो स्टैग्नेट हो जाता है, और जितने भी वाटर नेचुरल बॉडीज है जो वाटर को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, वहाँ पे भी वाटर कलेक्शन बढ़ जाता है। ये एकदम आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं डेंगू के मॉस्किटोज को, एडिस एजिप्टी के लिए, जहाँ पे ये मॉस्किटो खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ ही दोस्तों जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जो वार्म एनवायरनमेंट होता है, जिसके वजह से इनकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, और इनका नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है, इनका रिप्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। उसके साथ ही इंक्रीज मैन ह्यूमिड कॉन्टैक्ट। अब जब बारिश आती है तो मॉस्किटो भी शेल्टर लेने के लिए इंसानों के घरों में जाते हैं, और उस टाइम पे इंसान भी जब एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड हो जाता है तो बाहर आते हैं, और बाहर सोशल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट आ जाता है, और मॉस्किटो बाइट होने की पॉसिबिलिटी और चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ की बात करें तो जहाँ पे ड्रेनेज के इश्यूज़ होते हैं, वाटर क्लॉगिंग के इश्यूज़ होते हैं, या छोटी भी बारिश आई तो स्ट्रीट फ्लड हो जाती है, ऐसी जगहों पे वाटर क्लॉग होकर मॉस्किटोज़ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड हो जाता है। करके मानसून के टाइम पर ही हम लोग डेंगू आउटब्रेक की न्यूज़ सुनते हैं, क्योंकि मानसून जब आता है तब इनका ये जो मॉस्किटोज जो है, जो वेक्टर का काम करते हैं, इनका नंबर बढ़ जाता है। ये लोग खुद को बहुत ही सुपर फास्ट वे से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फिर यहाँ पे मानसून के टाइम पे कौन सी प्रिवेंटिव मेजर स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहली जो प्रिवेंटिव मेजर एक्टिविटी है वो है ब्रीडिंग साइट्स को हमें इलिमिनेट करना होगा। उसके लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होगी। उसमें इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने घर के आजू बाजू जो भी वाटर लॉगिंग वाले एरियाज है उन्हें क्लियर कर सकते हैं, और सिंपली अथॉरिटीज़ पे डिपेंड ना रहते हुए एक कम्युनिटी अवेयरनेस भी फैलाना होगा, और एक कम्युनिटी इवेंट के तहत भी आप सिटी में क्लीन अप ड्राइव चला सकते हो, जिसके वजह से जितने भी वाटर लॉगिंग वाले एरियाज है उन्हें आप क्लीन अप करोगे। उसके साथ दोस्तों आप मॉस्किटो नेट और रेपेलेंट का यूज़ कर सकते हो। सोने के लिए आप मॉस्किटो नेट यूज़ करोगे या मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करोगे, या बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए। आप पब्लिक अवेयरनेस फैलाओगे, और पर्सनल प्रोटेक्शन के साथ साथ आप रेगुलर इंस्पेक्शन भी करते रहोगे। जो भी ब्रीडिंग साइट्स है, कहीं पे वाटर लॉगिंग तो नहीं हो रही है,
ये सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स आप मानसून के टाइम पर ले सकते हो, जिससे हम लोग ये जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो जो है इसका नंबर जो है, इसका रिप्रोडक्शन नंबर जो है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर। आप अभी इस पर आने वाले सारे क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव आंसर के हिसाब से लिख सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर के लिए प्राइमरी फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? एनाफिलस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, एक्सोडेस्टिक। अब इसका आंसर आप बता सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीलिम में हमें इस टॉपिक पर पूछा जा सकता है कि विच टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डेंगू वायरस ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ इन्फेक्शन। कौन सी टेस्ट रिकमेंडेड है? HIV एंटीबॉडी टेस्ट, डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, देन ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। दोस्तों इसका भी आंसर आप लिख सकते हो इस वीडियो से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, सी यू।